Guys, welcome to the biology class. So this is Deepak and let us start. So we were studying chapter principle of inheritance and variation, and in this today's topic we will be studying about part second of Mendel experiment. Okay, in the last video we discussed about what Mendel did, what kind of experiment he performed. Now moving a step forward, let us understand his experiment in a bit detail. So we studied that there was a cross conducted by Mendel, that is monohybrid cross, and that is called as cross between one pair of contrasting traits. So if you see this diagram here, Mendel has crossed tall and dwarf plant. Both have same flower. So only one character he has taken, that is height. One has tall height and other has dwarf height. So when he crossed tall plant with dwarf plant, so in the first generation all the plants he observed were tall. फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे आए बेटा? टॉल आए. फिर जब उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के प्लांट को सेल्फ किया, सेल्फ पॉलिनेट किया, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल होते हैं तो इसी का पॉलन इसी के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर किया, तो दैट इज कॉल्ड ए सेल्फ पॉलिनेशन. So he observed that when he self-pollinated the F1 generation plant, in the second generation he found reoccurrence of the dwarf character. तो इसको dwarf parental character का reoccurrence दिखा, which actually surprised Mendel. Okay. Now later on there was a scientist called as R.C. Punnett. So he presented the same monohybrid cross with a bit different method, and his method is called as Punnett square method or चेकर्स बोर्ड मेथड. इन्होंने मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट को किसी एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जिसमें बॉक्सेस बनते थे, तो बॉक्स बनने की वजह से इसको चेकर्स बोर्ड या फिर पुनेट स्क्वायर भी कहा गया बेटा. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज अब हम जब भी क्रॉसेस बनाएंगे तो हम क्रॉस को हमेशा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो एट द एक्सट्रीम लेफ्ट यू सी पी. पी स्टैंड्स फॉर फिनोटाइप. किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? यहाँ पे फिनोटाइप. यू नो दैट फिनोटाइप का मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंस. तो फिनोटाइप के सामने देखिए क्या लिखा है? प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट. तो प्योर इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत जनरेशन तक कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेट करके बना है. तो प्योर टॉल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? कैपिटल टी कैपिटल टी. अब कैपिटल टी क्या है? ये इसका जीन है. मतलब ये पी प्लांट के किसी क्रोमोसोम का वो जीन है जिसकी वजह से प्लांट की हाइट कैसी है? टॉल है. तो इसीलिए हमने इसको कह दिया बेटा जीनोटाइप. सो प्योर टॉल का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी. सिमिलरली प्योर डॉर्फ का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा, दैट व्हेन वी स्पीक ऑफ प्योर टॉल, तो प्योर टॉल का हम जब ये जीनोटाइप दिखाते हैं तो जीनोटाइप का मतलब, जीनोटाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रिमेंबर, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जैसे टॉल और ड्वार्फ में डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है तो इसका फर्स्ट लेटर लिया जाता है. तो यू सी दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी. ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है. फिर आया बेटा गैमेट फॉर्मेशन आया. तो इस गैमेट फॉर्मेशन के सामने हम यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट लिखा है, बट एक्चुअली यहाँ पे जी लिखते हैं बेटा. तो आपने यहाँ पे जी लिखा. तो देखिए अब इन दोनों में सेम टाइप के अलील हैं, दैट इज कैपिटल टी. तो जो इसका गैमेट बनेगा उसके सारे गैमेट्स में कौन सा अलील आएगा? कैपिटल टी. सिमिलरली इसके सारे अलील्स में इसके सारे गैमेट में कौन सा अलील आएगा? स्मॉल टी. रिमेंबर, गैमेट्स को हमेशा सर्कल के अंदर रखते हैं. दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. नाउ दिस अलील कंटेनिंग गैमेट विल फ्यूज विद दिस. तो इससे बेटा जो फर्स्ट जनरेशन का प्लांट आया वो कैसा आया? हाइब्रिड टॉल कहा. हाइब्रिड इसलिए कहा क्योंकि इसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है. तो सी, जब इसने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो सारे के सारे प्लांट कैसे आए? टॉल आए. अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ भी ऐसा ही था. टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया तो सारे प्लांट कैसे आते हैं? टॉल आते हैं. राइट. अब यहाँ पे टॉल का जो जीनोटाइप है हाइब्रिड टॉल कह दिया, तो क्या होगा बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी. नाउ फिर अब ये फर्स्ट जनरेशन हो गई बेटा, तो इसको हमने डिनोट कर दिया F1 से. अब हमने इसको क्या किया? सेल्फ पॉलिनेट किया. ठीक है. नाउ सी हियर, अब इसमें गैमेट बनेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो सारे गैमेट एक ही जैसे थे, सारे अलील एक ही जैसे थे, इसलिए गैमेट में सेम अलील आए. बट यहाँ पे आप देखेंगे इसके पास दो अलग अलग टाइप के अलील हैं. वन इज कैपिटल टी एंड अदर इज स्मॉल टी. तो जब गैमेट बनेगा तो 50% गैमेट में कैपिटल टी आएगा और 50% गैमेट में स्मॉल टी आएगा.
इसका मतलब यह है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हर अलील इक्वली जाता है। इसको आप सेक्स क्रोमोसोम के डिटर्मिनेशन से भी याद कर सकते हैं कि मेल में XY होता है तो X और Y स्पर्म में इक्वली जाता है। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू आर क्रॉसिंग, यू आर सेल्फ पॉलिनेटिंग द हाइब्रिड टॉल प्लांट। अब इसमें एक मेल गैमेट बनेगा और एक फीमेल गैमेट बनेगा, तो मेल गैमेट में भी दोनों अलील्स इक्वली रिप्रेजेंट होंगे और फीमेल गैमेट में भी दोनों अलील्स इक्वली रिप्रेजेंट होंगे। तो फिर हम नीचे क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ये हो गए आपके बेटा मेल गैमेट और ये हो गए आपके फीमेल गैमेट। तो ये बनाने का मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। नाउ सी इफ दिस अलील कंटेनिंग गैमेट, ये वाला मेल गैमेट अगर इस वाले फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो क्या बनेगा बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये हो गई आपकी सेकेंड जनरेशन हो गई। ओके, अब कैपिटल टी अगर इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला मेल गैमेट इस वाले फीमेल से फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड फाइनली ये वाला गैमेट अगर इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, क्योंकि आपने ये बॉक्सेस में दिखाया इसलिए इसको चेकर्स बोर्ड या पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं। नाउ सी, अब इन चारों में से कितने प्लांट टॉल हैं। देखिए कैपिटल टी क्या होता है, टॉल होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल है, पर दिखने में तो टॉल ही होगा बेटा, आपको बाहर से थोड़ी पता लगेगा कि वो हाइब्रिड है या नहीं है। कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन इट इज हाइब्रिड टॉल एंड स्मॉल टी इज ड्वार्फ। ये वाला कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो टाइप के रेशियो हम पढ़ते हैं, फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा होता है जीनोटिपिक रेशियो। तो सी दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक मतलब F2 जनरेशन में प्लांट्स दिखने में कैसे हैं, वही तो हुआ एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब। तो यू सी हाउ मेनी प्लांट्स आर टॉल, तो देयर आर 3 प्लांट्स विच आर टॉल, टी। तो हमने कह दिया 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से फिनोटिपिक रेशियो आता है बेटा वो क्या आया, 3:1 आया। सिमिलरली अब हम जीनोटिपिक रेशियो की भी बात करेंगे, मतलब जो प्लांट बने हैं, जो प्लांट आपको टॉल और ड्वार्फ दिख रहे हैं, उनका जीन्स का मेकअप कैसा है, तो दैट रेशियो विल बी कॉल्ड एज जीनोटिपिक रेशियो। नाउ हैव अ लुक एट हियर। सो यू सी प्योर टॉल का मतलब है जिनके अलील्स कैसे होंगे, दोनों कैपिटल टी। दिस इज कैपिटल टी। तो प्योर टॉल कितने हैं बेटा, आउट ऑफ 4 1 इज प्योर टॉल। ना हाइब्रिड टॉल सी, हाउ मेनी आर हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस एंड दिस। तो हाइब्रिड कितने हो गए बेटा, 2 कितने आ गए आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड फाइनली सी हियर हाउ मेनी आर हैविंग स्मॉल टी 1. So the genotypic ratio will be 1:2:1. Now what does this ratio means? 3:1 का मतलब क्या है बेटा, 3:1 का मतलब ये है कि अगर कभी मैंने 100 प्लांट्स उगाए F2 जनरेशन में, ये जो सेल्फ करके जो प्लांट बने वो 100 आए, तो उस 100 में से 75 आपके कैसे होंगे, टॉल होंगे, और 25 कैसे होंगे, ड्वार्फ होंगे। दैट इज द रेशियो, 3:1 रेशियो, राइट। दिस इज द अनदर डायग्राम शोइंग दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप इसको भी बना सकते हैं, बट ये मैंने इसलिए स्टार्टिंग में नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट कुछ मेंशन नहीं है, F1 जनरेशन, गैमेट, F2, तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कुछ लॉ दिए, ही प्रपोज 2 लॉज। आउट ऑफ दैट फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो जो ट्रेट अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा वो हमेशा डोमिनेंट होगा और जो छुपा हुआ रहेगा वो हमेशा रेसेसिव होगा। इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाला। अगर आप उस डायग्राम को देखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर लिखा था डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर। अब मेंडल इस कंक्लूजन में कैसे आया कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव, तो यहाँ देखिए, जब मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आया वो हमेशा कैसा था, टॉल था। तो मेंडल ने कहा कि टॉल और ड्वार्फ में से जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, मेंडल की इसी बात को पुनेट ने इस मेथड से रिप्रेजेंट किया कि जो फर्स्ट जनरेशन प्लांट देखिए, अब यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलील आए, किसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, कैपिटल टी ने। तो हमने कह दिया कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट, और क्योंकि टी उसके साथ प्रेजेंट था, देखिए यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट है, बट वो प्रेजेंट होने के बाद भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इट रिमेन हिडन, सो वी कॉल्ड इट एज अ रेसेसिव कैरेक्टर,
राइट। सो दिस इज मेंडल फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है। इन द क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन द F1 जनरेशन TT, tall trait was dominant and dwarf trait was recessive. Understood? तो फर्स्ट जनरेशन में जो ट्रेट एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा और जो नहीं करेगा वो रेसेसिव होगा। इस लॉ को मेंडल ने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर आते हैं दूसरे लॉ में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो लगभग सब जगह फॉलो होता है, इसको यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग होना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट इन अ हेट्रोजाइगस जीन, हेट्रोजाइगोट का मतलब है जाइगोट के अंदर का जो जीन होगा, तो किसी हेट्रोजाइगस जीन में अलील गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट करेंगे और एक गैमेट में एक ही अलील आएगा। इसका मतलब क्या है, इसको यहां से समझते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट जनरेशन को देखिए, यहाँ पे तो दोनों जीन कैसे हैं बेटा, होमोजाइगस है। बट जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें आप देखिए कैपिटल T स्मॉल t, तो ये कैसा जीन कहलाया, ये कहलाया हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग टाइप के अलील हैं। तो मेंडल ने कहा जब भी किसी हेट्रोजाइगस जीन से गैमेट फॉर्म होगा तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान उस जीन के अलील गैमेट में अलग अलग जाएंगे। दैट द अलील्स ऑफ अ जीन सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और दोनों अलील का जो चांस होगा गैमेट में रिप्रेजेंट करने का वो इक्वल होगा। तो ऐसा ही टोल्ड यू, जब इसमें गैमेट बने तो 50% में कैपिटल T गया और 50% में स्मॉल t गया। So this is what means law of segregation. The law of segregation mean in a heterozygous gene during the gamete formation, the allele will separate from each other and only one allele enters a gamete. Okay, इसी को दूसरी भाषा में कहूँ तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी होगी कि allele segregate during the gamete formation and the representation of a allele in a gamete is always equal. यहाँ पे कोई partiality नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए 50% में कैपिटल T आया और 50% में स्मॉल t अलील आया इसमें गैमेट्स में। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आते हैं अगले क्रॉस में। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ऐसे नाम से समझिए, मोनोहाइब्रिड क्या था बेटा, जब एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को क्रॉस कराया, तो जब एक से ज्यादा पेयर, कितने लेंगे हम, दो पेयर को क्रॉस कराएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। So as I have mentioned, cross between two pair of contrasting traits. तो अगर आप यहाँ देखेंगे टू पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने दो जीन्स को एक साथ लिया है। इसका मतलब है इन्होंने ऐसे जीन्स को लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक राउंड सीड लिया जिसका कलर कैसा था, येलो था। तो राउंड एक कैरेक्टर हुआ और येलो एक कैरेक्टर हुआ, तो टोटल दो कैरेक्टर ले लिए। तो इन्होंने राउंड येलो सीड लिया और इसको किससे क्रॉस कराया बेटा, ऐसा सीड जो रिंकल्ड था। रिंकल्ड का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, और उसका कलर कैसा था, ग्रीन था। तो ही क्रॉस्ड राउंड येलो सीड विद रिंकल्ड ग्रीन सीड, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन कॉल्ड एज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इस क्रॉस को किसी दूसरे डायग्राम से समझते हैं। सी हियर, क्योंकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट है, पेरेंट्स लिखा है यहाँ पे, तो ये हो गया इसका फिनोटाइप, ये हो गया इसका फिनोटाइप और ये हो गया इसका जीनोटाइप। नाउ लुक एट द जीनोटाइप। Here the genotype is capital R, capital Y, capital Y. Okay. अब राउंड के लिए जो जीन होगा वो क्या होगा, प्योर राउंड है तो क्या लिख दिया बेटा, कैपिटल R, और येलो के लिए जो जीन होगा वो क्या लिख दिया, कैपिटल Y। सिमिलरली रिंकल्ड ग्रीन के लिए देखिए तो क्या है यहाँ पे, स्मॉल r, ये इसका रिंकल्ड के लिए जो, ग्रीन के लिए जो कोड कर रहा है वो, रिंकल्ड के लिए जो कोड कर रहा है दैट इज स्मॉल r, और ग्रीन के लिए कोड करने वाला क्या जीन होगा, स्मॉल y। नाउ सी अगेन देयर विल बी गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनेगा। तो देखिए अब ये बात याद रखना कि किसी एक जीन के अलील्स में से एक ही अलील एंटर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सारे गैमेट बनेंगे वो क्या होंगे, दैट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल R एंड कैपिटल Y। ओके, सिमिलरली यहाँ पे सारे जो गैमेट बनेंगे उनमें क्या अलील होगा बेटा, स्मॉल r एंड स्मॉल y। अब आप किसी को भी फ्यूज करा लीजिए तो फ्यूज करा के क्या बनेगा, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो अब मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाइए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल R वाला जीन है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और कैपिटल Y भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, हाइब्रिड है बट कैसे होंगे, राउंड एंड येलो सीडेड। तो ऑल द F1 जनरेशन प्लांट्स विल बी राउंड विद येलो
seed. Understood? Now see in the F1 generation. अब जब इसमें से गैमेट बनेगा तो अब ये याद रखना बेटा, कैपिटल R और स्मॉल r से गैमेट में कोई एक ही अलील जाएगा. सिमिलरली कैपिटल Y और स्मॉल y में से गैमेट में कोई एक ही अलील जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब क्या पॉसिबिलिटी बचती है, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y जाएगा गैमेट में, या कैपिटल R के साथ स्मॉल y जाएगा, ये वाला. दूसरा क्या है, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y और स्मॉल r के साथ स्मॉल y. So a total of 4 gametes will be formed and both every gamete will have equal 25% chance of expression. मतलब हर गैमेट कितना एक्सप्रेस होगा बेटा, 25% एक्सप्रेस होगा. ओके तो अब यहाँ पे अगर आप फिगर देखेंगे तो मेल प्लांट्स में भी यही गैमेट जाएगा और फीमेल में भी यही गैमेट जाएगा. ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स मेल एंड फीमेल. अब देखिए, अगर कैपिटल R कैपिटल Y के साथ कैपिटल R कैपिटल Y फ्यूज करेगा तो सारे के सारे कैसे बनेंगे, राउंड येलो बनेंगे. सिमिलरली कैपिटल R कैपिटल Y के साथ स्मॉल r कैपिटल Y फ्यूज करेगा तो सारे के सारे कैसे हो गए, देखिए R स्मॉल कैपिटल Y कैपिटल Y. ओके, ऐसे ही आप इसको फिर इसके साथ क्रॉस कराएंगे, फिर ये हो इसके साथ फ्यूज करेगा, ऐसे ही a total of 16 possibilities you will found. अब now coming to the its phenotypic ratio. अगर हम इसके phenotypic ratio में आते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें से कितने प्लांट टॉल हैं, सॉरी राउंड है. जिसमें भी आपको कैपिटल R दिखेगा सारे राउंड होंगे, और जिसमें भी आपको कैपिटल Y दिखेगा सारे कैसे होंगे, येलो होंगे. तो all the plants will be, मतलब out of 16 how many plants will be round yellow बेटा, तो total of 9 plants will be round yellow seeded plants. ओके, सिमिलरली अब आप देखेंगे, मैं एक स्पेसिफिक केस मेंशन करता हूँ. ये वाला केस देखिए, अगर जिसमें स्मॉल r कैपिटल Y जीन्स आर प्रेजेंट. तो इफ यू हैव अ लुक हियर, देखिए कि स्मॉल r किसको कोड करता है, स्मॉल r कोड्स फॉर द रिंकल्ड प्लांट और कैपिटल Y येलो के लिए. तो आपको ऐसे प्लांट्स कितने दिखेंगे, 3 दिखेंगे. तो हाउ मेनी प्लांट्स विल बी रिंकल्ड येलो, 3. Similarly, have a look at this genotype, that is capital R, small y. तो how many plant, अब देखिए यहाँ पे दोनों small y हैं, तो ये किसके लिए कोड करेंगे, ग्रीन के लिए कोड करेंगे. तो these kind of plants will be round seeded plants with green color. तो हो गया. And the last will be the parental character, that is small r, small y, और इसको कहते हैं बेटा wrinkled green. So out of 16, the phenotypic ratio will be 9:3:3:1. Right? Again I am speaking, आपको जब यहाँ पे आप ये 16 बॉक्सेस में पॉसिबिलिटीज दिखा देंगे सारे प्लांट्स की, तो आपको इनके जीन्स को देखना है, जिसका अगर जहाँ पे भी कैपिटल है तो कैपिटल डोमिनेंट होता है, अगर दोनों स्मॉल है तो रेसेसिव कैरेक्टर आएगा. ओके, नाउ ये इसी का एक्सटेंशन है. तो दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1. नाउ दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो. अब जीनोटाइप क्या है, किस प्लांट्स का कैसे जीन्स का अरेंजमेंट है, अगर आप उसका रेशियो निकालते हैं तो ये आएगा बेटा 1:2:2:4:1:2:1:2:1. कैलकुलेट कर, इनको काउंट करेंगे तो ये फिर कितने आएंगे बेटा, टोटल 16 आएंगे. ओके, सो दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो. अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे कौन सा लॉ दिया. तो यहाँ पे आता है मेंडल का तीसरा लॉ, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो स्टेटमेंट पढ़िए, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस जीन्स ऑफ वन पेयर असॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर. इसका मतलब क्या है, देखो मेंडल ने सोचा था, मेंडल हैड सस्पेक्टेड कि इफ आई एम टेकिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेंडल ने ये सोचा था कि अगर मैंने राउंड के साथ येलो को लिया है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन को लिया है, तो राउंड जीन के साथ हमेशा येलो ही आएगा और रिंकल्ड के साथ हमेशा ग्रीन ही आना चाहिए. ये मेंडल का थिंकिंग प्रोसेस था कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा. बट टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट राउंड का जो जीन था वो येलो से इंडिपेंडेंटली भी एक्सप्रेस हुआ. अगर आप देखेंगे 9 प्लांट्स वे राउंड येलो, तो आपको 3 प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो राउंड ग्रीन भी था. मतलब राउंड का जो जीन था उसने अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया, किसके साथ, ग्रीन के साथ.
तो ज़रूरी नहीं है कि मेंडल ने दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर साथ लिए थे तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा एक साथ आएंगे, दैट वाज नॉट कंपलसरी। किसी एक पेयर में जो जीन होगा वो दूसरे पेयर के जीन के साथ भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लाइक राउंड येलो लिया था, रिंकल्ड ग्रीन लिया था, तो राउंड येलो के साथ तो आया ही आया, बट उसके अलावा राउंड ने अपने आप को ग्रीन के साथ भी एक्सप्रेस किया। सिमिलरली रिंकल्ड ग्रीन के अलावा आपको एक और पॉसिबिलिटी दिखी कि रिंकल्ड के साथ साथ येलो कलर के सीड्स भी आए थे। सो दैट्स व्हाई द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। In a dihybrid cross, genes of one pair assort independently from other. देखिए नीचे I have mentioned the statement in the cross between wrinkled green and round yellow plants, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, wrinkled expresses itself independently with yellow. तो wrinkle ने अपने आप को yellow के साथ भी एक्सप्रेस किया और green ने अपने आप को round के साथ भी एक्सप्रेस किया. So that is the law of independent assortment. So that completes the mono and dihybrid cross of Mendel and the rules given by Mendel on the basis of that. So that is all for today. Thank you.